A very good day to everyone. This is Ankita Arora from Study Made Easy, engaged in teaching DT IDT for CA Final and both group of mentoring and CA Inter पे GST. So CA Inter का GST का रिकॉर्डिंग हमने ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स मॉड्यूल 1 के कर लिए. CA फाइनल के जो डिटेल्ड वीडियोस हैं, जो रिवीजन वीडियो है, वो CA इंटर के लिए टोटली रेलिवेंट है. वहां मैंने स्पेसिफिकली टॉपिक में लिखा है कि ऑब्लिक CA इंटर. तो अगर CA इंटर का स्टूडेंट वो डिटेल वीडियो देखता है, रिवीजन वीडियो, तो उसके लिए वो CA इंटर के लिए पूरी कंप्लीशन है. ठीक है. अब ये जो चैप्टर्स है ये है हमारे मॉड्यूल 2 के चैप्टर. अब मॉड्यूल 2 के चैप्टर में पहला है आईटीसी. आईटीसी हम अभी नहीं करेंगे. जैसे मैंने जब मॉड्यूल 1 किया था तो लाइन वाइज मैंने क्या कराया था, सारे चैप्टर्स कराए थे, बट अब चैप्टर्स लाइन वाइज नहीं. आईटीसी हमेशा तब होना चाहिए जब मेरा मॉड्यूल 1 खत्म हो जाए. मैम अभी हमारा मॉड्यूल 1 खत्म हो गया, लेकिन आईटीसी से पहले आपके लिए जरूरी है पेमेंट ऑफ टैक्स कंप्लीट करना, और आईटीसी से पहले जरूरी है आपके लिए टीडीएस एंड टीसीएस का कंप्लीशन करना. बिकॉज व्हेन इट कम्स टू आईटीसी, it is a combination of even TDS, TCS and your payment of tax. तो इन दो चीजों को करने के बाद ही हम क्या कर सकते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट कर सकते हैं. नाउ पेमेंट ऑफ टैक्स कब अपलोड होगा, तो अभी मेरे इस वीडियो से पहले पेमेंट ऑफ टैक्स एंड TDS एंड TCS का एक पार्ट अपलोड हो चुका होगा. ठीक है, तो आपको वो देखना है. और अभी हम फिर कौन सा वीडियो देख रहे हैं, अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं हमारा वीडियो रजिस्ट्रेशन वाला. ठीक है, तो रिगार्डिंग माय वीडियोस अबाउट टीडीएस, टीसीएस एंड पेमेंट ऑफ टैक्स वो आपको मिल जाएगा. तो ये दो वीडियोस के बाद आपका बचता है मेरे लिए ईवेबल. ईवेबल का वीडियो भी आपको सेपरेटली आपको जल्दी ही मिल जाएगा, बिकॉज ईवेबल सीए फाइनल में भी है, सीए इंटर में भी, और एक्चुअली कोई डिफरेंस भी नहीं है. तो जो सीए फाइनल और सीए इंटर का वीडियो होगा दैट विल बी अ कॉमन वीडियो फॉर दैट. तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक ऑफ रजिस्ट्रेशन. अब ये रजिस्ट्रेशन टॉपिक में क्या है, तो देखो मैंने आपको कहा था व्हेन इट कम्स टू द टॉपिक ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो मैंने आपको शुरू में एक चीज कही थी कि रजिस्ट्रेशन के टॉपिक में हम लोग एक चीज एक्स्ट्रा करेंगे जो है कंपोजिशन स्कीम. क्योंकि टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात चल रही है. एक पर्सन को अगर रजिस्ट्रेशन लेना है तो वो खुद से अपनी इच्छा से रजिस्ट्रेशन ले सकता है, दैट इज वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन. उसे रजिस्ट्रेशन लेना है तो थ्रेशोल्ड लिमिट अगर उसकी क्रॉस होगी तब भी वो रजिस्ट्रेशन ले सकता है. तो उसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस होने के बाद रजिस्टर होना कुछ जगहों पे मैंडेटरी है, कंपलसरी, कि आपको रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ योर लिमिट. इररिस्पेक्टिव ऑफ योर लिमिट की आपकी लिमिट 2-3 क्रॉस की नहीं की, जो भी अभी हम थ्रेशोल्ड लिमिट देखेंगे, रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा. फिर ऐसे आता है एक टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन, वो होता है कंपोजिशन स्कीम वाला रजिस्ट्रेशन. वो क्यों है, किसके लिए है, वो सारी चीजों पे भी हम क्या करेंगे, बात करेंगे. तो हम अभी स्टार्ट करते हैं फाइनली हमारा रजिस्ट्रेशन का टॉपिक. वुड बी गोइंग स्लो, रेगुलर क्लास जैसा, लेकिन वी विल बी कवरिंग एवरी डिटेल. तो टॉकिंग अबाउट द टॉपिक ऑफ रजिस्ट्रेशन, अगर मैं रजिस्ट्रेशन की टॉपिक की बात करूं, मैम सबसे पहले व्हाई अ पर्सन नीड टू गेट रजिस्ट्रेशन. किसी भी पर्सन को जीएसटी लॉ में रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत क्यों है, हम उसको पहले समझते हैं. तो क्या रीजन हो सकता है कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाने. अब देखो ये रहा एक पर्सन, ये कौन है मैम, ये है हमारा कोई बायर, नॉर्मली एक बायर है. ठीक है, ये कौन है मैम, ये है हमारा सेलर. ठीक है, तो ये हो गया हमारा कौन, सेलर. तो हमारी बात चल रही है सेलर एंड बायर के बीच में, और मेरा क्वेश्चन ये कि व्हाई वी नीड टू गेट रजिस्टर्ड. तो रजिस्ट्रेशन की जरूरत ही क्यों. तो व्हेन इट कम्स टू, ये है बायर एंड सेलर. सपोज करते हैं हमारे बायर ने कुछ तो गुड्स खरीदे. ठीक है, क्या खरीदा मैम, लेट्स से ये हमारे बायर ने क्या खरीदा, ये खरीदा. ठीक है, उसने एक गॉगल खरीद लिया. अब क्या हुआ, ये था ब्रांडेड. ठीक है, तो सपोज करो मान लेते हैं ये 5000 का गॉगल. ठीक है मैम, ये जो सेलर है, ये सेलर हम मानते हैं कि ये सेलर बहुत, उसका मतलब मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है, वो बहुत अच्छे से क्या करता है, सेल्स करता है. मतलब मैम ये बहुत अच्छा कमा रहा है, अर्निंग इसकी ना काफी अच्छी है. तो जब अर्निंग काफी अच्छी, तो आप मान के चलो मैम इसका 20 लाख थ्रेशोल्ड क्रॉस हो जाता है. मैं क्यों 20 लाख लिख रही हूँ,
क्योंकि जीएसटी में कई जगह पे थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर द रजिस्ट्रेशन, जैसे ही आपका टर्नओवर 20 लाख क्रॉस होता है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। या फिर मैम कई जगह पे 40 लाख भी है, तो हम मानते हैं कि ये जो सेलर है ना 20 या 40 लाख इजीली क्रॉस कर जाता है, ठीक है। अब हुआ क्या, हुआ ये कि अब ये मैम अगर 20 लाख या 40 लाख एज द केस में भी ये क्रॉस करता है, इसका मतलब इसको क्या लेना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन क्यों लेना पड़ रहा है, क्योंकि मैम इसका एक बियॉन्ड द लिमिट ये चला गया, तो इसको लेना होगा। जब भी ये कोई चीज क्या करेगा, सेल करेगा, इसको चार्ज करना होगा उस पर जीएसटी, इसको क्या करना होगा, उसके ऊपर जीएसटी चार्ज करना होगा। अब मैम ये जो जीएसटी चार्ज होता है ना, ये अमाउंट जीएसटी का अमाउंट, ये अमाउंट क्या इसके पास रहने वाला है, इस सेलर के पास। लेट से हम मानते हैं कि 5000 के सेल्स पे फॉर एन एग्जांपल 500 का इसने क्या किया, जीएसटी कलेक्शन किया। तो मैम क्या ये 500 का जीएसटी ये सेलर के पास रहने वाला है, नहीं, ये सेलर ने कलेक्ट किया है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। मतलब उसे क्या करना पड़ेगा, ये 500 रुपीज जाके किसको देने पड़ेंगे, ये 500 रुपीज उसे जाके देने पड़ेंगे गवर्नमेंट को, ठीक है। अब गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, गवर्नमेंट के पास ऐसे एक सेलर थोड़ी ना होंगे, कितने सेलर्स होंगे। सपोज करो सिर्फ गॉगल सेल करने वाले, अगर हम एक स्टेट में क्या एक एरिया में ही बात करें तो मान लेते कि एक पर्टिकुलर एरिया में 100 ऐसे लोग हैं, बड़ा सा क्या है मार्केट है, 100 ऐसे लोग हैं जहाँ पे उनका काम ही सिर्फ गॉगल सेल करने का। स्टेट ले लेते, चलो एक स्टेट में बहुत मामूली सी बात है कि 100 लोग तो ऐसे हैं ही जो क्या करते, गॉगल सेल करते। अब ये 100 लोगों का भी अगर मैम थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस होता है, इसका मतलब उनको भी क्या करना होगा, जीएसटी लेना पड़ेगा। जब उन्हें जीएसटी लेना पड़ेगा तो ये इतने सारे कस्टमर से जब जब उनको सेल करते हैं, उनसे जीएसटी कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करते और कलेक्ट करके कहाँ देंगे, ये गवर्नमेंट को देंगे, क्योंकि दे हैव कलेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट की बात समझो, गवर्नमेंट को ये कैसे पता चलेगा कि ये पर्सन ही उन्हें जीएसटी देके आया है, उसके लिए कोई तो आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। अब इसका नाम मोहन है, तो इन 100 लोगों में से सपोज करो 6-7 लोगों का नाम मोहन है, तो गवर्नमेंट क्या नाम से याद रखेगी कि कौन पर्सन आया था जो क्या करके गया है, जीएसटी हमको पे करके गया। तो गवर्नमेंट ने सबको दी है आइडेंटिटी कि इसने पेमेंट किया है, और ये भी अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तो इसका पेमेंट हुआ है, मतलब इस पर्सन ने इसको जीएसटी दिया, ये हमको जीएसटी पे करके आया। मतलब गवर्नमेंट के पास पूरी डिटेलिंग रहती है जिससे पता चलता है कि जब ये पर्सन यहाँ पे जीएसटी पे करेगा तभी ना इस पर्सन को आईटीसी अवेलेबल होगा ऑन पेमेंट ऑफ सच टैक्सेस इन इनवर्ड सप्लाई। तो इसके लिए एक आइडेंटिफिकेशन चाहिए, और फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफिकेशन क्या चाहिए होता है, फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफिकेशन जीएसटीआईएन नंबर चाहिए होता है, और जीएसटीआईएन नंबर लेने के लिए यू हैव टू गेट रजिस्टर्ड, आपको लेना पड़ता है क्या, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, ठीक है। तो अब ये चैप्टर में हमें क्या क्या मिलेगा, किन लोगों को रजिस्ट्रेशन लेना है बाय कंडीशन, थ्रेशोल्ड क्रॉस होता है, किन लोगों के लिए कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है और किन लोगों को बिल्कुल भी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। तो किन लोगों को रजिस्ट्रेशन लेना है, किन लोगों को बिल्कुल कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना, और किन को बिल्कुल भी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, ये 3 सेक्शन आएंगे। फिर मैम रजिस्ट्रेशन लेना है तो रजिस्ट्रेशन की प्रोसीजर, और रजिस्ट्रेशन लेने के बाद कोई चेंजेस करवाना है या कैंसलेशन करवाना है तो कैसे होगा, एंड देन कैंसलेशन का रिवोकेशन भी कुछ होता है जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम इन सारी चीजों को समझने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम जीएसटी पे जाएं तो उससे पहले रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे, तो रजिस्ट्रेशन पे जाने से पहले मुझे एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन को समझना पड़ेगा, और वो डेफिनेशन क्या होती है, आपके टैक्सेबल पर्सन की डेफिनेशन होती है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, एक होता है आपका अनरजिस्टर्ड पर्सन, एक होता है आपका रजिस्टर्ड पर्सन, एक होता है आपका टैक्सेबल पर्सन। ऑल्दो वी हैव डन दिस थिंग इन सप्लाई की डेफिनेशन ऑल्सो, बट अब इसका रेलिवेंस थोड़ा अलग ही तरह से आएगा, क्योंकि एवरी टाइम यू कैन नॉट रैंडमली लाइक कि रजिस्टर्ड पर्सन कहीं पे भी लिख देते हो, कहीं पे भी पर्सन लिख देते हो, कहीं पे भी क्या लिख देते हो तुम, टैक्सेबल पर्सन। तीनों के मतलब अलग है। मैम एक अनरजिस्टर्ड पर्सन
या फिर मैं बोलूं सिर्फ पर्सन। ठीक है, एक रजिस्टर्ड पर्सन और एक टैक्सेबल पर्सन, क्या डिफरेंस है इन तीनों में? सिंपली अगर मैंने पर्सन लिखा है, सिंपली अगर मैंने पर्सन लिखा है, इसका मतलब है ये पर्सन अनरजिस्टर्ड पर्सन है जो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लिया हुआ है। लेकिन अगर मैं रजिस्टर्ड पर्सन की बात करूं, इसका मतलब उसने जीएसटी में क्या ले लिया, रजिस्ट्रेशन ले लिया, सिंपल सी बात। तो फिर हम टैक्सेबल पर्सन को, टैक्सेबल पर्सन मतलब पॉइंट नंबर 1, या तो वो ऑलरेडी पर्सन रजिस्टर्ड है, या फिर पॉइंट नंबर 2, जो पर्सन क्या है, लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड है। Either the person is registered or the person is liable to get registered, इसे बोलते हैं हम टैक्सेबल पर्सन। क्या मतलब है इसका? इसका सिंपली मतलब ये है कि liable to get registered मतलब इसका थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो चुका है, इसके ऊपर लाइबिलिटी आ चुकी है कि इसको रजिस्ट्रेशन लेना है। भाई इसका थ्रेशोल्ड लिमिट क्या हो चुका है, क्रॉस हो चुका है, इसकी लाइबिलिटी है कि इसको रजिस्ट्रेशन लेना है, बट अभी तक इसने रजिस्ट्रेशन लिया नहीं है। जैसे ही जिस दिन भी आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस होती है, जब भी ऐसा दिन आएगा जब किसी बिजनेस का क्या होगा, थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस होगा, तो उसे उसी दिन जाके रजिस्ट्रेशन लेने का कंप्लायंस नहीं करना होता है। उसके पास उस थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस होने के बाद 30 डेज होते हैं, 30 डेज के अंदर वो क्या कर सकता है, रजिस्ट्रेशन की प्रोसीजर कर सकता है। तो द पर्सन इज रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड अगर उसका थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस होता है, और जैसे ही थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस होगा वो 30 डेज के अंदर ले सकता है, क्या, रजिस्ट्रेशन ले सकता है। पहली बात तो ये, ठीक है। इसके बाद मैम एक टैक्सेबल पर्सन, इसका मतलब रजिस्टर्ड पर्सन भी हो सकता है एंड लाइबल टू गेट रजिस्टर भी हो सकता है, लेकिन एक रजिस्टर्ड पर्सन कभी भी लाइबल टू गेट रजिस्टर नहीं हो सकता, क्योंकि रजिस्टर्ड पर्सन रजिस्टर होने के बाद ही रजिस्टर्ड कहलाता है। तो अब registered person can be a taxable person. Registered person can be taxable person क्योंकि he is liable to pay the tax. But a taxable person, registered person क्या हो सकता है, taxable person. Taxable person क्या हो सकता है, registered person. But कभी भी registered person liable to get registered नहीं होता, ठीक है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन क्या कर चुका है, ले चुका है। ठीक है, अब ये कहां लिखा है मैम टैक्सेबल पर्सन की डेफिनेशन? सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 107 हमें टैक्सेबल पर्सन की डेफिनेशन बताती है और कहती है टैक्सेबल पर्सन का मतलब है पर्सन जो रजिस्टर्ड हो या फिर लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड। अब मैम कैसे पता चलेगा कि एक पर्सन रजिस्टर्ड है या फिर लेना होगा उसको रजिस्ट्रेशन? कब बोलोगे कि पर्सन ऑलरेडी रजिस्टर्ड है या फिर उसकी लाइबिलिटी आ चुकी है रजिस्ट्रेशन लेने की? तो देखो ये सारे सेक्शंस हमको पढ़ने, जिनको लेना है रजिस्ट्रेशन उनकी लाइबिलिटी, किसको नहीं लेना, किसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है, किसका प्रोसीजर है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या होता है, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन क्या होता है, अमेंडमेंट, कैंसिलेशन, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। मोस्ट प्रोबेबली 2 से 3 पार्ट बनेंगे इस चैप्टर के, अच्छे से पढ़ेंगे लेकिन इसे कंप्लीट करेंगे। सीए इंटर के लिए दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बट व्हेन इट कम्स टू सीए फाइनल, सीए फाइनल के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सीए फाइनल के लिए उन्हें ये 3 चीजें अच्छे से करनी होंगी। सीए फाइनल वालों को सेक्शन 27 अच्छे से करना होगा एंड सीए फाइनल वालों को बस ये 2 सेक्शंस ही क्या करने हैं, प्रॉपरली करने हैं, बाकी इतने रेलिवेंट नहीं होते हैं। ठीक है, चलो नाउ स्टार्टिंग विद सेक्शन नंबर 22। सेक्शन नंबर 22 बोलता है हु आर द पर्सन लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड। तो सबसे पहले वर्डिंग समझो और अच्छे से समझो क्या लिखा है। सेक्शन नंबर 22 सबसेक्शन 1 कहता है एवरी पर्सन शैल बी लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड। क्या लिखा है, एवरी सप्लायर, जो पर्सन सप्लाई करता है, यहाँ पे सप्लायर, हर एक सप्लायर को रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा, इज रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड इन स्टेट, या तो स्टेट या यूनियन टेरिटरी में। बस कुछ स्पेसिफाइड कैटेगरी की स्टेट्स को अगर हम छोड़ दें, तो कुछ स्पेसिफाइड कैटेगरी की स्टेट्स को अगर छोड़ दे तो हर एक सप्लायर को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है अगर उसका थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस होता है फाइनेंशियल ईयर में 20 लाख रुपीज।
अगर फाइनेंशियल ईयर में थ्रेशोल्ड लिमिट कितना क्रॉस होता है, 20 लाख क्रॉस होता है, तो इन दैट केस उसको क्या लेना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। बट मैम फिर ये क्यों लिखा है, अदर देन स्पेसिफाइड कैटेगरी स्टेट, बिकॉज अगर ये स्पेसिफाइड कैटेगरी की स्टेट हुई तो वहां पे 20 लाख का लिमिट नहीं होता, वहां 20 लाख की जगह जो लिमिट हो जाता है वो हो जाता है 10 लाख। हम कौन सी है स्पेसिफाइड कैटेगरी स्टेट्स वो भी देख लेंगे। तो सबसे पहले अगर कोई भी पर्सन है, वो सप्लायर है जिसका थ्रेशोल्ड लिमिट मतलब उसका टर्नओवर सेम फाइनेंशियल ईयर में, जिसका एग्रीगेट टर्नओवर, अभी ये एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है वो भी समझेंगे, तो जिसका एग्रीगेट टर्नओवर सेम फाइनेंशियल ईयर में 20 लाख को क्रॉस करता है तो उसे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। लेकिन अगर मैम यही स्पेसिफाइड कैटेगरी की स्टेट्स हुई तो वहां एग्रीगेट टर्नओवर होता है 10 लाख रुपीज। डन। अब मैम ये स्पेसिफाइड कैटेगरी स्टेट्स क्या, अभी आगे हम देखेंगे। फिर यहाँ बोलते हैं, पहला तो बोला कि इन जनरल 20 लाख टर्नओवर होना चाहिए। फिर पहला प्रोवाइजो, प्रोवाइडेड दैट का मतलब होता है प्रोवाइजो, पहला प्रोवाइजो दिया कि नहीं नहीं कुछ जगह पे 10 लाख होगा, ठीक है। फिर प्रोवाइडेड फर्दर मतलब प्रोवाइजो नंबर 2, प्रोवाइजो नंबर 2 कहता है ऑन गवर्नमेंट ऑन रिक्वेस्ट ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स एंड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, स्टेट के रिक्वेस्ट पे या काउंसिल के रिकमेंडेशन पे क्या कर सकती है, एनहेंस कर सकती है ये 10 लाख एंड 20 लाख की लिमिट। क्या मेरे लिए काम का है, नहीं, मतलब आगे चल के 10-20 लाख की लिमिट कभी चाहे तो ये लोग इंक्रीज भी कर सकते हैं। अब तीसरा प्रोवाइजो जो एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है, बोलते हैं प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट, क्या बोलता है, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट गवर्नमेंट एट द रिक्वेस्ट, गवर्नमेंट चाहे तो किसकी रिक्वेस्ट पे, स्टेट या काउंसिल के रिक्वेस्ट पे, कई जगह पे ऐसा है कि गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि ये 20 लाख टर्नओवर नहीं होगा, 40 लाख टर्नओवर होगा कुछ सप्लायर्स के केस में, एक्सक्लूसिवली फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स। क्या बोल रहे हो, अभी सिर्फ समझते जाओ। कुछ जगहों पे गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि एक्सक्लूसिवली फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स टर्नओवर होगा 40 लाख। तो एक चीज बोलूं, एक्चुअल में कुछ जगह मुझे एग्रीगेट टर्नओवर जिसको बोलते हैं, मतलब आपका ओवरऑल टोटल टर्नओवर, आपका ओवरऑल टोटल टर्नओवर कुछ जगह मुझे 20 लाख देखना होगा, देखते हैं वो कहाँ होगा, कुछ जगह पे हमें 10 लाख देखना होगा, और कुछ जगहों के लिए स्पेसिफिकली 40 लाख स्पेसिफिकली फॉर द पर्पस ऑफ गुड्स ओनली। अगर आप गुड्स का सप्लाई करते हो तो स्पेसिफिकली फॉर द पर्पस ऑफ गुड्स 40 लाख होगा कुछ प्लेसेस के लिए। अब वो क्या है कुछ प्लेसेस मुझे अभी नहीं पता। बट मैम व्हाट अबाउट दिस 10 लाख एंड 20 लाख, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये गुड्स के लिए भी है, ये सर्विस के लिए भी है, लेकिन 40 लाख इज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ गुड्स। 40 लाख क्या है, ओनली एंड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ गुड्स। देन explanation, for the purpose of this subsection a person shall be considered to be exclusively in the supply of goods even if engaged in exempt supply of service provided by the way of extension of deposit, loan, advance, consideration by interest or discount। चलो अब इन्होंने एक क्लैरिफिकेशन दिया, बोलते हैं क्या, मेरी बात अच्छे से समझना और ध्यान से सुनना। फिर से मैं यहां जा रही हूं, मैंने क्या बोला था, हर एक सप्लायर को रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है अगर उसका एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख क्रॉस करता है। बट रजिस्ट्रेशन कहां लेना होगा, तो वो बोलते हैं उस पर्सन को रजिस्ट्रेशन लेना होगा वो हर एक जगह पे जहां से वो टैक्सेबल सप्लाई करता है, चाहे गुड्स का हो या सर्विस का हो। अब मैं पूरा एक बार कनेक्टिविटी को लेके आती हूँ। बोला क्या है कि मैम या तो 10 लाख या फिर 20 लाख या तो 40 लाख। अगर किसी का भी 10 लाख, कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ स्टेट्स हैं, वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट में अगर आपका 10 लाख टर्नओवर क्रॉस होता है, कुछ जगहों पे टर्नओवर 20 लाख क्रॉस होता है, चाहे वो गुड्स का हो या सर्विस का, यहाँ पे भी चाहे गुड्स का हो सर्विस का, या फिर 40 लाख क्रॉस होता है स्पेसिफिकली फॉर द पर्पस ऑफ गुड्स, अगर वो आप एक्सक्लूसिवली गुड्स के सप्लाई में एंगेज हो, तो यहाँ पे आपको उन स्टेट्स में, इन सच स्टेट, उन सभी स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना होगा। मैं बोल रही हूँ सच स्टेट, उन सभी स्टेट में लेना होगा रजिस्ट्रेशन जिन स्टेट से आप करते हो क्या, टैक्सेबल सप्लाई। क्या कहना चाहते हो, अब इसका मतलब समझो।
मैम ये 10 लाख क्या था, 20 लाख क्या था, 40 लाख क्या था, ये था आपका एग्रीगेट टर्नओवर। अब ये क्या होता है समझो, एग्रीगेट टर्नओवर क्या है, एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स क्या है, एंड टैक्सेबल सप्लाई क्या है, इसी पे पूरी स्टोरी है। देखो केस नंबर ए, ये है हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में, यहीं पे हमारा बिजनेस और कहीं नहीं। हम सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, महाराष्ट्र में ही क्या करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं। हमारा बिजनेस भाई और कहीं पे तो है ही नहीं, ठीक है। तो ये रहा महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र के अंदर अलग अलग मेरी शॉप है, मेरी शॉप क्या है, अलग अलग अलग, एक इस एरिया में शॉप है, ठीक है, एक इस एरिया में शॉप है, ठीक है, एक यहाँ पे हमारी शॉप है, ठीक है, एक यहाँ पे हमारी शॉप है, ठीक है, यहाँ पे हमारी शॉप है, ठीक है। मतलब सेम ही बिजनेस कर रहे हैं, और सेम ही बिजनेस में क्या है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हमारी शॉप है। यहाँ से भी कुछ टर्नओवर होगा, यहाँ से भी टर्नओवर होगा, यहाँ से भी टर्नओवर होगा, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, ठीक है। केस नंबर ए, यहां से हम करते, सपोज करो 2 लाख का टर्नओवर, यहां से भी 2 लाख है, यहाँ पे हम 5 लाख ले आते हैं, यहाँ पे भी ले आते हैं हम 5 लाख, और अभी के लिए मैं बोलती हूँ यहाँ पे है 3 लाख टर्नओवर। ये बोलता है आपको एग्रीगेट टर्नओवर चेक करना है कि क्या आपका एग्रीगेट टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस किया। अब यहां लिखा है एग्रीगेट टर्नओवर कौन सा, पहले तो टोटल देखो आपका एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस हुआ क्या, 20 लाख 20 लाख से ज्यादा, या 10 लाख से ज्यादा एज द केस में भी, या 40 लाख से ज्यादा एज द केस में भी। अगर क्रॉस हुआ है तो जहां जहां से आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे थे सिर्फ वहीं वहीं पर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं देखती हूँ मेरा एग्रीगेट टर्नओवर भी क्रॉस हुआ या नहीं। तो हमारे पहले केस में 2+2 एग्रीगेट मतलब ओवरऑल सेम पेन में आप अगर रजिस्टर्ड हो, क्योंकि सेम स्टेट है तो ये तो सेम पेन में ही रजिस्टर्ड होंगे। और मैंने कहा बिजनेस वर्टिकल भी अलग नहीं है, डिस्टिंक्ट पर्सन में तुमने मेरे साथ समझा था बिजनेस वर्टिकल अलग होता है, तो आपको ऑप्शन मिलता है कि एक सेम स्टेट में आप अलग अलग रजिस्ट्रेशन भी ले सकते हो। मैं बोल रही हूँ सेम बिजनेस है, बिजनेस बिल्कुल सेम है, कोई अलग रजिस्ट्रेशन है ही नहीं इनका। तो मैंने एग्रीगेट करना स्टार्ट किया, तो मैम कितना हो गया एग्रीगेट करते करते, 2+2+5+5+3, तो आजकल ये कितना होता है, ये हो गया मेरा 14, 14+3, मैम ये तो 17 लाख ही। क्या मेरा 17 लाख क्रॉस हुआ? मैं अभी ये स्पेसिफिक स्टेट्स कौन सी होती है, इन स्पेसिफिक स्टेट्स की बात नहीं कर रही, हम जनरल 20 लाख पे बात कर रहे हैं, और नहीं है 40 लाख पे बात कर रही हूँ। क्या मैम आपका 20 लाख क्रॉस हुआ? नहीं, ठीक है। इसका मतलब आपको जनरली रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं, मुझे जनरली कोई रजिस्ट्रेशन लेने की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, तो जब मुझे कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, रजिस्ट्रेशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं रहती हूँ अनरजिस्टर्ड पर्सन, क्योंकि मेरा थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस ही नहीं हुआ, ठीक है। सेकंड पे आती हूँ, बट नहीं मैम, इवन दो मेरा टर्नओवर 17 लाख है, मेरी इच्छा है भाई कि मैं वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले लूँ, तो कैन एनीवन स्टॉप मी फ्रॉम टेकिंग द वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन? नो। ऐसे केस में आप चाहो मैम तो आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, कोई रोक नहीं रहा है, बट हाँ अगर हम बात करें थ्रेशोल्ड लिमिट वाइज तो आपका टर्नओवर क्रॉस नहीं होता, तो ठीक है। ये हो गया मेरा केस नंबर ए। केस नंबर बी, केस नंबर भी फिर से हम कहाँ पे हैं, एक्चुअल में हम हैं महाराष्ट्र में, ठीक है। हम कहाँ हैं, महाराष्ट्र में। फिर से ये शॉप नंबर 1, ये शॉप नंबर 2, शॉप नंबर 3, शॉप नंबर 4, शॉप नंबर 5, ठीक है। अब एक चीज समझो, जीएसटी में जो रजिस्ट्रेशन है, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन स्टेट वाइज है, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन नहीं है। जिस जिस स्टेट में क्या हो रहा है, आप टैक्सेबल सप्लाई करते हो, उन हर एक स्टेट में अगर आपका टर्नओवर क्रॉस हुआ है तो हर एक स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना है, अगर आप टैक्सेबल सप्लाई करते हो उन स्टेट्स में। क्या बोलना चाहते हो अभी समझ में आए? मैम महाराष्ट्र की फिर से ये 2 लाख, ये 2 लाख, ये 5 लाख, ये 5 लाख, और ये भी हो गई मैम 5 लाख। इसको कर देती हूँ मैं 3 लाख, ठीक है, और इसको भी कर देती हूँ मैं 3 लाख। अब क्या मेरा टर्नओवर क्रॉस हुआ? तो देख लेते हैं, ये 3 मिला के हो गया 15, 15+6, यस मैम 21 लाख।
क्या मेरा अब टर्नओवर क्रॉस हुआ? यस मैम, अब आपका क्या हो गया? टर्नओवर क्रॉस हो गया। और जब अब आपका टर्नओवर यहाँ पे क्रॉस हुआ है तो यस यू आर लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड। मेरी बात सुनना भी, यू आर लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड। ठीक है, मैं यहाँ पे अब लूंगी क्या? रजिस्ट्रेशन। आई विल टेक रजिस्ट्रेशन बिकॉज आई एम लाइबल टू गेट रजिस्टर। सेक्शन नंबर 22 यही तो बोलता है आपका थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हुआ तो यू आर लाइबल टू गेट रजिस्टर। और जी हाँ, जितनी जो जगह से मैं ये सप्लाई कर रही हूँ ना महाराष्ट्र में, सारा टैक्सेबल सप्लाई ही है सब, मतलब किसी पे भी एग्जेम्पशन कुछ नहीं है, सब टैक्सेबल सप्लाई हो रहा था। जैसे ही देखा कि टोटल टर्नओवर मेरा क्रॉस हुआ 20 लाख, तो बोलेंगे चलो महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन ले लो। डन। चलो अब आते हैं नए केस के ऊपर। अब केस क्या है मेरा? केस नंबर 3। अब हम कहाँ पे हैं मैम? अभी भी आप क्या हो? महाराष्ट्र में। अभी भी आप क्या हो? महाराष्ट्र में। शॉप नंबर 1, शॉप नंबर 2, शॉप नंबर 3, शॉप नंबर 4, शॉप नंबर 5। ठीक है मैम, यहाँ पे 3 लाख है, यहाँ पे भी क्या है? 3 लाख है, यहाँ पे भी यहाँ पे 5 लाख है आपका, ये भी 5 लाख है, ये भी 5 लाख है। चलो बढ़िया, सब कुछ अच्छा था। लेकिन मैम यहाँ पे एग्जेम सप्लाई है, यहाँ का एग्जेम सप्लाई है, यहाँ पे टैक्सेबल सप्लाई देते हो, यहाँ पे भी एग्जेम सप्लाई है, यहाँ पे भी एग्जेम सप्लाई है। बोलना क्या चाह रहे हो? समझते हैं, इसको भी अभी के लिए कर देती हूँ एग्जेम। मैम सब कुछ एग्जेम है, मतलब महाराष्ट्र में हो मैम आप? हाँ मैं महाराष्ट्र में हूँ। आप 5 शॉप से क्या कर रहे हो? सप्लाई कर रहे हो। हाँ 5 शॉप से आप सप्लाई कर रहे हो। क्या मेरा एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस हुआ? टोटल टर्नओवर क्रॉस हो गया 20 लाख। यस मैम, आपका टोटल टर्नओवर क्रॉस हो चुका है 20 लाख, इसमें तो कोई डाउट नहीं। बट आपका टोटल टर्नओवर 20 लाख क्रॉस तो हुआ, लेकिन इसने बोला था रजिस्ट्रेशन वहीं लेना जहां से आप टैक्सेबल सप्लाई करते हो। तो पहली चेकिंग तो ये थी कि टोटल टर्नओवर क्रॉस हो गया, बट इन स्पाइट ऑफ क्रॉसिंग द टोटल टर्नओवर, मैं महाराष्ट्र में जितनी भी जगह से सप्लाई कर रही हूँ, मैं एग्जेम्प्ट नेचर का सप्लाई कर रही हूँ। तो हाँ मेरा थ्रेशोल्ड लिमिट तो क्रॉस हुआ, स्टिल आई एम नॉट लाइबल टू गेट रजिस्टर। रीजन क्या है? क्योंकि मैं एग्जेम्प्ट सप्लाई करती हूँ। अगर मैंने यहाँ पे पता है किसी एक भी जगह टैक्सेबल सप्लाई कर दिया होता ना, अगर किसी एक भी जगह मैं टैक्सेबल सप्लाई करती तो मुझे महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाता, क्योंकि उसी स्टेट में रजिस्ट्रेशन लो जहां से आप टैक्सेबल नेचर का सप्लाई करते हो। तो मैंने ओवरऑल देखा 20 लाख क्रॉस हुआ, लेकिन मेरे केस में क्या था? एग्जाम सप्लाई था, तो मुझे रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं। और जैसे ही मैंने ये एग्जाम सप्लाई हटा, एक जगह भी अगर आपका टैक्सेबल टर्नओवर हुआ है, थ्रेशोल्ड क्रॉस हुआ, और कहीं एक जगह भी यहाँ पे क्या हुआ? टैक्सेबल टर्नओवर हुआ, तो यस उस स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। और केस लेते हैं हम, केस नंबर 4। फिर अब मैम आप कहाँ हो? महाराष्ट्र में हूँ। फिर हमारा पंजाब में भी क्या है? बिजनेस है। हमारा एमपी में भी क्या है? बिजनेस है। ठीक है, अब 3 जगह पे बिजनेस है। यहां मैं टोटली एग्जाम सप्लाई देती हूँ, टोटली एग्जाम सप्लाई। ठीक है, यहाँ पे मैम टैक्सेबल नेचर का सप्लाई है, यहाँ पे भी टैक्सेबल नेचर का क्या है? मेरा सप्लाई है। ठीक है, यहाँ पे 5 लाख का टर्नओवर होता है, यहाँ पे 5 लाख का टर्नओवर होता है, और अभी के लिए ले लेती हूँ यहाँ पे भी 5 लाख का टर्नओवर होता है। क्या मेरा एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस हुआ? नहीं मैम, आपका एग्रीगेट टर्नओवर तो क्रॉस ही नहीं हुआ। तो जब आपका एग्रीगेट टर्नओवर यहाँ पे क्रॉस ही नहीं हुआ, तो क्या मुझे महाराष्ट्र में जरूरत है जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेने की? नहीं। क्या पंजाब में? नहीं। एमपी में? नहीं। मतलब मेरा थ्रेशोल्ड ही क्रॉस नहीं हुआ, तो मुझे कहीं पे भी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, सेकंड। लेकिन अगर मैम हम आ जाए किसके ऊपर? अब यहाँ पे हम 5 लाख कर रहे हैं, यहाँ 10 लाख है, और यहाँ पे भी मैम 10 लाख है। क्या अब आपका टर्नओवर क्रॉस हुआ? हाँ, अब मेरा टर्नओवर तो क्रॉस हो गया। तो ये क्या बोलते हैं? अगर आपका थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस होता है तो यू आर लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड इन स्टेट फ्रॉम वेयर यू मेक टैक्सेबल सप्लाई। तो टर्नओवर क्रॉस हुआ, हाँ। क्या एम आई लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड? हाँ। बट शुड आई गेट रजिस्टर्ड इन महाराष्ट्र? ना, आपको रजिस्ट्रेशन सिर्फ पंजाब में लेना है और एमपी में लेना है, क्योंकि वहीं से टैक्सेबल सप्लाई होता है। अगर ये ऐसा होता ना
कि मैम यहाँ पे भी 10 लाख, यहाँ पे भी 10 लाख, यहाँ पे भी 10 लाख, और पता है सब जगह से आप एग्जाम सप्लाई ही कर रहे हो, सब जगह से एग्जाम सप्लाई। इन स्पाइट ऑफ क्रॉसिंग 20 लाख आपको कहीं भी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती। वाई? बिकॉज आपका टर्नओवर भले ही क्रॉस हुआ है, बट उन जगहों से आप टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर रहे। तो इसको रीड ऐसे किया जाना चाहिए, इसलिए मैंने फोकस किया है इस चीज को। अब ये तो हो गया हमारा कि रजिस्ट्रेशन किन लोगों को लेना पड़ता है। तो अभी इस चीज के ऊपर हमने यहाँ पे क्या कर ली, बात कर ली, ये पूरी बात इसी के ऊपर थी, ठीक है। अब लेकिन क्या होता है, इन्होंने कुछ जगह पे ऐसा बताया हुआ है कि प्लीज डू नॉट काउंट 10 लाख एज द टर्नओवर, 20 लाख एज द टर्नओवर। कुछ जगह पे हम बता रहे हैं वहां पे टर्नओवर 10 लाख रखना। कुछ जगहों पे स्पेसिफिकली जहाँ एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स होगा वहां पे सिर्फ गुड्स का सप्लाई आपको करना है। एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में आपका टर्नओवर कितना होगा, 40 लाख रुपीज। अब उसका एक चीज मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। अब मैम हम फिर से कहाँ पे हैं, महाराष्ट्र में। ये हमारी एक शॉप है। अब इस शॉप में मैम मैं एग्जाम टर्नओवर भी देती हूँ, टैक्सेबल टर्नओवर, मतलब मेरा जो सेल होता है एग्जाम नेचर का भी होता है, मेरा सेल्स क्या होता है, टैक्सेबल नेचर का भी होता है। शॉप नंबर 2 है, यहाँ पे भी एग्जेम्प्ट भी है, टैक्सेबल भी है, और शॉप नंबर 3 है, वहां पे सिर्फ एग्जाम सप्लाई होता है। शॉप नंबर 4 है मेरे पास, वहां पे ओनली टैक्सेबल सप्लाई होता है। मैम यहाँ पे जो हमारा एग्जाम सप्लाई है 2 लाख का है, 3 लाख का टैक्सेबल सप्लाई। यहाँ पे एग्जाम 3 लाख है, 2 लाख का टैक्सेबल सप्लाई। यहाँ एग्जाम सप्लाई टोटली 5 लाख का है, यहाँ टैक्सेबल सप्लाई 10 लाख का है। हाउ यू विल कैलकुलेट थ्रेशोल्ड लिमिट? तो देखो, एग्रीगेट टर्नओवर में कोई भेदभाव मत करना। व्हेन यू आर गोइंग टू कैलकुलेट योर एग्रीगेट टर्नओवर कि तुम्हारा एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस हुआ या नहीं हुआ, उसमें तो तुम सब कुछ इंक्लूड करोगे। तुम टैक्सेबल सप्लाई भी टोटल करोगे, एग्जाम सप्लाई का भी टोटल करोगे, कोई एक्सपोर्ट कर रहे हो एक्सपोर्ट को भी टोटल करोगे। मतलब सब कुछ जितना टर्नओवर किया है सब कुछ सब कुछ सब कुछ सब कुछ क्या होगा, टोटल होगा। इन सब का टोटल करते हैं। पहले तो देखते हैं हमारा थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हुआ है नहीं, एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस हुआ है नहीं। तो एग्रीगेट टर्नओवर करने लगे 5 लाख प्लस 5 लाख प्लस 5 लाख, मैम 15 तो यही हो गया। 15 प्लस 10 25 लाख। यस मैम, थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो गई। तो मैंने क्या बोला, यस यहाँ पे क्या हो गया, मेरा थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख क्रॉस हो गया। तो यस, लाइबल टू गेट रजिस्टर, आप क्या हो, लाइबल टू गेट रजिस्टर, ठीक है। अब लाइबल टू गेट रजिस्टर तो हो आप, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन रजिस्ट्रेशन आप कहाँ ले, क्या मैम महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? हाँ, क्योंकि वहां से आप टैक्सेबल सप्लाई करते हो। क्या मैम महाराष्ट्र की इस वाली, मैं ओवरऑल महाराष्ट्र में ही हूँ, तो मैम क्या महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? यस। लेकिन सपोज करो मेरी ये वाली एग्जेम्प्ट नेचर वाली शॉप होती है एमपी में, तब भी थ्रेशोल्ड लिमिट तो मेरा क्रॉस हुआ है, 25 लाख हो गया है, थ्रेशोल्ड लिमिट तो क्रॉस हुआ, लेकिन मुझे महाराष्ट्र में तो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता क्योंकि महाराष्ट्र से मैं टैक्सेबल सप्लाई कर रही हूँ, बट एमपी से मेरा सिर्फ एग्जाम सप्लाई जा रहा है, तो आई एम नॉट रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड इन एमपी। क्या ये बात समझ में? इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पे एग्जेम्प्ट नेचर एंड ये दोनों चीजों को क्या करते हुए, देखते हुए चलना पड़ेगा, ठीक है। आगे आते हैं अपन। और अब एक तो चीज ये हो गई जो हमने पढ़ा कि अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस होता है तो जहां जहां से आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अब एक चीज हमने अभी और पढ़ी कि 40 लाख एक्सक्लूसिवली गुड्स का जो लोग सप्लाई करते हैं उनके लिए, कहीं कहीं पे कुछ स्टेट्स में 40 लाख का टर्नओवर है। अब वहां के लिए उन्होंने क्या लिखा है, सपोज गुड्स की सप्लाई के साथ अगर आप एग्जेम्प्ट सर्विस का सप्लाई करते हो, गुड्स के सप्लाई के साथ अगर आप एग्जेम्प्ट सर्विस है, एग्जेम्प्ट सर्विस का क्या करते हैं, आप सप्लाई करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि मान लिया जाएगा कि आप एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स ही कर रहे हैं। अब मैम एग्जेम्प्ट सर्विस कैसी होती है, देखो जब मैं क्या करती हूँ, सपोज करो मैंने एक शॉप खोली जिसमें सिर्फ मैं गुड्स ही सप्लाई करती हूँ, लेकिन सामने वाला बंदा क्या बोल रहा है मेरे को कि इन गुड्स के लिए मैं इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करूंगा। मैंने कहा ठीक है कर दो, लेकिन आपको मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो आई एम गिविंग हिम द सर्विस, आई एम गिविंग हिम द राइट टू यूज व्हाट, माय मनी, मेरे पैसे को भी मैं यूज करने दे रही हूँ, क्योंकि
उन गुड्स को जब मैंने सेल किया तो उन गुड्स के लिए जो कंसिडरेशन मिलना चाहिए था, आई वॉज हैविंग द राइट टू यूज दैट कंसिडरेशन, मैंने उस कंसिडरेशन को डेफर कर दिया। मैंने कहा ठीक है तुम क्या करो उसको यूज करो, लेकिन मुझे इंटरेस्ट चाहिए। तो ये इंटरेस्ट जो आप अर्न कर रहे हो, ये इंटरेस्ट, ये डिस्काउंट क्या होता है, दैट इज एग्जेम्प्ट। तो यहाँ पे मैंने गुड्स के साथ सर्विस भी तो देती, सर्विस भी दी ना कि यूज कर लो मेरा मनी, राइट दिया है मैंने। तो गुड्स के साथ अगर आप एग्जेम्प्ट नेचर की सर्विस भी प्रोवाइड करते हो तो दैट इज कंसिडर्ड टू बी सप्लाई, एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स। और यही चीज लिखी है कि 40 लाख के पर्पस के लिए अगर कोई पर्सन एक्सक्लूसिवली गुड सप्लाई करता है तो इसमें माना जाएगा कि भले ही साथ में वो एग्जेम्प्ट सर्विस भी प्रोवाइड करे, जैसे जो भी इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट डिपॉजिट एक्सटेंड करने से मिलता है, लोन्स एंड एडवांस से मिलता है, ये सेम चीज हमने मेगा एग्जेम्पशन में करी है। तो ये सप्लाई ऑफ एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स ही माना जाएगा। डन। फिर इसके बाद सेक्शन नंबर 22 का सब सेक्शन 2 क्या कहता है कि देखो जीएसटी से पहले था वेट, ठीक है। तो जो लोग प्रीवियस लॉ में अपॉइंटेड डे, मतलब जिस दिन जीएसटी आया, जिस दिन जीएसटी आया उस दिन जीएसटी आने से पहले के लॉ में अगर आप रजिस्टर्ड थे तो आपको क्या है, बाद में भी रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा, यू आर लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड, ठीक है। दूसरा, ये पॉइंट मैं आपको पता नहीं कहाँ पे मेगा एग्जेम्पशन वगैरह सब जगह समझा चुकी हूँ कि वेयर अ पर्सन, वेयर अ बिजनेस दैट इज कैरिड बाय टैक्सेबल पर्सन दैट इज रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट। अगर कोई बिजनेस एक रजिस्टर्ड पर्सन करता है और एक रजिस्टर्ड पर्सन ने अगर अपना बिजनेस किसी को ट्रांसफर किया है, ठीक है, किसी और पर्सन को ट्रांसफर किया गोइंग कंसर्न की तरह, तो अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन अपना बिजनेस गोइंग कंसर्न की तरह किसी और रजिस्टर्ड पर्सन को ट्रांसफर करता है तो वो जो नया पर्सन है, सक्सेसर है, ही इज लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो। और मेगा एग्जेम्पशन में भी इससे रिलेटेड बातें हमने की है। मेगा एग्जेम्पशन में लिखा था अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन को गोइंग कंसर्न की तरह अपना बिजनेस देता है, एक पर्सन दूसरे पर्सन को गोइंग कंसर्न की तरह अपना बिजनेस क्या करता है, ट्रांसफर करता है, तो इन दैट केस ये माना जाएगा, क्या माना जाएगा, इन दैट केस ये मान लिया जाएगा कि मेगा एग्जेम्पशन है। उसका रीजन मैंने मेगा एग्जेम्पशन बताया था, क्यों ऐसा है कि एक पर्सन अगर अपना बिजनेस गोइंग कंसर्न की तरह ट्रांसफर करता है तो क्यों मेगा एग्जेम्पशन है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन में लिखा है कि अगर सक्सेसर रजिस्टर्ड है तो आगे से वो सारे टैक्स के कंप्लायंस करेगा, लेकिन अगर सक्सेसर अनरजिस्टर्ड है तो मेगा, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन में लिखा है ना कि उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, तो रजिस्टर्ड हो कि वो सारे कंप्लायंस करेगा। इसीलिए जब भी एक पर्सन अपना गोइंग कंसर्न बिजनेस ट्रांसफर करता है तो उस पर मेगा एग्जेम्पशन दे दिया, क्योंकि आगे चल के उन्हें एनीवेज उन स्टॉक पे क्या मिल जाएगा, टैक्स मिल जाएगा, क्योंकि या तो सक्सेसर रजिस्टर्ड है या फिर वो रजिस्ट्रेशन लेगा। आई बात समझ में? देन इसके बाद बोलते हैं notwithstanding anything contained in subsection 1 and 3 in case of transfer in relation to the sanction of scheme or arrangement for amalgamation or merger demerger of two companies by a high court, अगर हाई कोर्ट के थ्रू मर्जर डीमर्जर हो रहा है, एमलगमेशन हो रहा है, तो हाई कोर्ट ने ये मर्जर डीमर्जर एमलगमेशन अगर सैंक्शन किया है या फिर किसी ट्रिब्यूनल ने सैंक्शन किया है तो बोलता है जो भी ट्रांसफरी होगा लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड, ट्रांसफरी को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, बट कब से, विथ इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑन विच रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी इशूज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जिस दिन नई कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा रजिस्ट्रार, तो जो भी मर्जर हुआ है, डीमर्जर हुआ है, एमलगमेशन हुआ है, उस नई कंपनी का जैसे सर्टिफिकेट ऑफ क्या जाता है इनकॉर्पोरेशन, उस दिन से उसे क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, लाइबल हो जाएगा, वो टैक्सेबल पर्सन हो जाएगा, लाइबल हो जाएगा कि भाई तेरे को रजिस्ट्रेशन लेना है। तो यहां से लाइबल हुआ वो, जैसे ही सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है उसके बाद 30 डेज है, 30 डेज के अंदर रजिस्ट्रेशन ले लो, क्योंकि मैंने अभी बताया था जब भी आप लाइबल होते हो, लाइबल होने से 30 डेज के अंदर आपको लेना पड़ता है रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे भी पर्सन हुआ लाइबल, और लाइबल होके 30 डेज है उसके पास अब क्या लेने के लिए, रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। डन। अब कुछ एक्सप्लेनेशन मैम, ये एग्रीगेट टर्नओवर मतलब क्या, अभी हम समझ लेंगे कि ये एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है। मैम वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स कौन सी है,
जिसमें 10 लाख आपका क्या आता है, थ्रेशोल्ड लिमिट 10 लाख होती है। तो स्पेशल कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं, यहाँ बोला है एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे एक्सेप्शन दिया है। मुझे एक्सेप्शन नहीं चाहिए, मुझे तो वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स चाहिए कि जहां पे मेरा 10 लाख का टर्नओवर आता है। तो मैं एक चीज आपको बताती हूँ, आगे चल के आपको एक प्रॉपर इसमें चार्ट मिलेगा, उसमें आपका पूरा काम हो जाएगा। अभी के लिए हम समझते हैं कि मैम जिस एग्रीगेट टर्नओवर को आप बोल रहे थे ना, आपका एग्रीगेट टर्नओवर अगर 20 लाख फाइनेंशियल ईयर में क्रॉस होता है, या 10 लाख क्रॉस होता है, या 40 लाख क्रॉस होता है, तो वो एग्रीगेट टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करने के लिए चाहे टैक्सेबल सप्लाई हो, गुड्स हो या सर्विस हो, चाहे आप सप्लाई करते हो एग्जेम्प्ट नेचर का, चाहे आप एक्सपोर्ट करते हो, चाहे आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हो, अगर सेम पेन में आपने क्या किया है, ये सप्लाई किए हैं, यू हैव बीन अ पर्सन, सेम पेन के अंतर्गत आपने चाहे टैक्सेबल, चाहे एग्जेम्प्ट, चाहे एक्सपोर्ट, चाहे इंटर स्टेट कोई भी सप्लाई किया, किसी भी टाइप का सप्लाई सब ऐड कर देंगे। लेकिन इस सप्लाई में नहीं लेंगे किस चीज को, आपको याद है यहां हम बोल रहे हैं वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। जितने भी वैल्यू का आपने सप्लाई किया, तो सप्लाई में हमने वैल्यूएशन चैप्टर में ही पढ़ा है कि जीएसटी नहीं आता है, दैट इज नॉट योर वैल्यू, वो तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, तुम्हारा रेवेन्यू नहीं है, तो तुम्हारे वैल्यू में कैसे काउंट होगा। और जो चीज तुम्हारे वैल्यू में काउंट नहीं हो रही भाई, तुम्हारे एग्रीगेट टर्नओवर में भी काउंट नहीं होगी, तो यू हैव टू एक्सक्लूड इट फ्रॉम दी ये सीजीएसटी एसजीएसटी को तुम्हें वैल्यूएशन से एक्सक्लूड करना पड़ेगा। डन। देन वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेबल अंडर आरसीएम। अब सपोज करो आपने कुछ चीज परचेस की, बिकॉज यू हैव परचेज समथिंग, आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में उसका टैक्स पे करना पड़ रहा है। तो जो इनवर्ट सप्लाई है, जिस इनवर्ट सप्लाई पे आपको टैक्स पे करना पड़ रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो आपका आउटवर्ड सप्लाई हो गया, क्योंकि जब आप सप्लाई करते हो तो आप पे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म आता है, एंड ड्यू टू फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म आप क्या करते हो, टैक्स पे करते हो। पर आपने कुछ खरीदा और खरीदने के कारण एज अ रिसिपिएंट यू आर रिक्वायर्ड टू पे द जीएसटी, दैट डजंट मीन कि ये क्या हो जाएगा, आपका टर्नओवर काउंट होगा। लेकिन मैंने कोई ऐसा सप्लाई किया जिसके कारण सामने वाले रिसिपिएंट को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करना पड़ जाए, तो भी वो तो मेरा टर्नओवर है ना, मैंने ही तो सप्लाई किया। बट खरीदने वाले का टर्नओवर थोड़ी ना होगा, वो तो वही बोल रहे कि अगर आपने कोई चीज खरीदी जिसमें आपको रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना पड़ा, दैट डजंट मीन कि वो आपका टर्नओवर है। बट हाँ, आप कुछ ऐसा सप्लाई कर रहे हैं जिसके कारण सामने वाले को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करना पड़ रहा है, वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का सप्लाई इज योर सप्लाई होगा। अंडरस्टूड। देन यही चीज लिखी है कि व्हाट यू हैव टू एक्सक्लूड फ्रॉम दी एग्रीगेट टर्नओवर। बट हाँ, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का आपका जो रिवर्स चार्ज वाला टर्नओवर है वो काउंट होगा, पर आप खरीद रहे हो वो काउंट नहीं होगा, यही चीज यहाँ पे लिखी है। फिर टैक्स के कौन कौन से एलिमेंट है आपको जो एक्सक्लूड करने हैं वो। अब मेरी बात और ध्यान से सुनो मैम, एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या है, जितनी भी जगह तुम बिजनेस करते हो ना, जहां जहां तुम बिजनेस करते हो सभी जगह का टर्नओवर एग्रीगेट किया जाएगा, दैट इज एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर अलग होता है और टर्नओवर इन स्टेट अलग होता है। टर्नओवर इन स्टेट मतलब उसी स्टेट का टोटल टर्नओवर, बट एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब है ओवरऑल जितनी भी स्टेट में तुमने बिजनेस चालू किया, हर एक स्टेट में जहां जहां तुमने बिजनेस चालू किया उसका टर्नओवर। डन। अब यहां बोलते हैं कि जैसे आपका थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो गया और आप अगर हर जगह से टैक्सेबल टर्नओवर करते हो, तो सारी ब्रांचेस को आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा। एक तो एग्रीगेट टर्नओवर हर ब्रांच का चालू काउंट होगा, काउंट होने के बाद अगर आप सभी जगह से टैक्सेबल टर्नओवर करते थे तो आप ऐसे चॉइस नहीं कर सकते सिर्फ यहाँ रजिस्ट्रेशन ले लूँ, क्या सिर्फ इस स्टेट में रजिस्ट्रेशन ले लूँ, उस स्टेट में रह लूँ, चॉइस नहीं है। अगर टैक्सेबल टर्नओवर है तो हर स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा रिस्पेक्टिव ऑफ चॉइस। डन। देन इसके बाद जो काम की चीज है वो ये है, एग्रीगेट टर्नओवर में सारा की सारा सप्लाई इंक्लूड होता है जो एक टैक्सेबल पर्सन करता है, चाहे खुद से करे या फिर ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, मेड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल हीज प्रिंसिपल। तो बोलता है एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड होगा वो सारा सप्लाई जो वो खुद का, मैं मेरा बिजनेस कर रही हूँ, वो सारा सप्लाई भी यहाँ पे इंक्लूड होगा। और अगर आप प्रिंसिपल के बिहाफ पे कुछ सप्लाई कर रहे हो तो वो भी क्या होता है, इंक्लूड होता है एग्रीगेट टर्नओवर में। जैसे मोहिनी एंटरप्राइज, इन्होंने
बेस्टफोर्ड को एज एन एजेंट अपॉइंट किया है। अब बेस्टफोर्ड एसोसिएट मेक सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन इट्स ओन अकाउंट, बेस्टफोर्ड खुद के नाम पे भी चीजें बेचता है, साथ साथ में ये मोहिनी के बिहाफ पे भी बेचता है क्या गुड्स, वेयर इनवॉइस आर इशूड इन नेम, खुद के नाम पे इनवॉइस इशू कर रहा है वहां पे। शेड्यूल 1 किया था, शेड्यूल 1 में करा था पैराग्राफ 3 में कि जब आप किसी एजेंट को अलाउ करते कि भाई तेरे नाम से खुद इनवॉइस बना, तो वही बोल रहा है वेयर इनवॉइस इज इशूड इन द नेम ऑफ बेस्टफोर्ड, खुद के नाम पे ही इनवॉइस इशू करता है। तो ऑल द सप्लाई ऑफ गुड्स जो बेस्टफोर्ड ने किए हैं एज द एजेंट और खुद के अकाउंट पे सब की सब एग्रीगेट टर्नओवर में क्या होंगे, काउंट होंगे। डन। मैम व्हाट इज एग्रीगेट टर्नओवर एंड टर्नओवर इन स्टेट अभी बताया ना। एग्रीगेट टर्नओवर मतलब हर एक ब्रांच हर जगह से जितना जितना टर्नओवर कर रहे हो सब टोटल करो, बट टर्नओवर इन स्टेट का मतलब क्या, इसी स्टेट के अंदर जितनी शॉप है तुम्हारी उन सबका टर्नओवर काउंट होगा, दूसरी स्टेट का नहीं। देन अब नाउ एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड जैसा बोला, कुछ जगह पे 10 लाख है, कुछ जगह पे 20 लाख है। अब मैम वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में बोला है 10 लाख, तो वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है कौन सी, तो वैसे तो 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट होती है। कौन कौन सी होती है, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये क्या है मेरी स्पेशल कैटेगरी स्टेट। अब इसको याद कैसे रखें, ठीक है, तो सबसे पहले आई विल पिक एस, फिर मैं ए पिक करती हूँ, ये हो गया अरुणाचल प्रदेश, फिर टी पिक करती हूँ त्रिपुरा, ठीक है, फिर एन पिक करती हूँ दैट इज नागालैंड, फिर ए पिक किया दैट इज फॉर आसाम, फिर एम की पावर 3 मतलब मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, तो ये बन गया मेरा क्या, सतनाम। एस से सिक्किम, ए फॉर अरुणाचल प्रदेश, टी से त्रिपुरा, एन से नागालैंड, ए से आसाम, एम फॉर मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, ठीक है, सतनाम। फिर अब बचा क्या मेरा, सतनाम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। तो हम क्या करते हैं, सतनाम कहाँ गए, जम्मू एंड कश्मीर घूमने गए, साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड भी पहुंच गए, साथ ही साथ कहाँ गए, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड भी पहुंच गए। तो सतनाम गए थे जम्मू कश्मीर घूमने, साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड भी उन्होंने घूम लिया। मतलब ये है तुम्हारी 11 कैटेगरी की स्टेट्स, ये होती है स्पेशल कैटेगरी स्टेट 11। अब इन 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में 10 लाख कहाँ पे एक्सक्लूसिवली लगेगा, कहाँ का ऐसा होगा कि 10 लाख की लिमिट ही लगती है। तो हमने 10 लाख की लिमिट के लिए यहाँ पे देखा था कि कौन कौन सी ऐसी स्टेट्स है जहां पे क्या लिमिट लगेगी, 10 लाख लिमिट लगेगी। तो बोला स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स मीन स्टेट्स जो हमने बताई हैं एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम एंड उत्तराखंड, इतनी स्टेट्स को छोड़ दो, इन स्टेट्स को छोड़ के बाकी जगह क्या लगेगा, 10 लाख लगेगा। तो कौन कौन सी स्टेट छोड़ दी मुझे, जम्मू कश्मीर नहीं लेना, अरुणाचल प्रदेश नहीं लेना, हिमाचल प्रदेश नहीं लेना, मेघालय नहीं लेना, सिक्किम नहीं लेना, उत्तराखंड नहीं लेना। तो 5 स्टेट कौन सी है मैम, जहां पे मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड एंड त्रिपुरा, ठीक है। तो मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, ये सारी स्टेट्स है। और एक मेरी कौन सी हो गई जो हम लोग यहाँ पे नहीं ले पाए, अरुणाचल हो गया, वहां पे असम हो गया, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, जम्मू एंड कश्मीर। आई गेस जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पे छूटा हुआ है, वो देख लेते अपन कौन सी यहाँ पे छुट्टी है। कंप्लीट हुआ। यहाँ पे 7 स्टेट छोड़ दो, बाकी ये जो स्टेट्स हैं, ठीक है, दैट इज एम स्क्वायर एन टी, एम स्क्वायर एन टी पे 10 लाख लगेगा। इसका मैं छोटा सा चार्ट बनवाऊंगी, सब कुछ याद हो जाएगा। सबसे पहले मैम 20 लाख लगता है, ठीक है, जनरली 20 लाख है। 11 स्टेट्स कौन सी है, सतनाम कहाँ गए, जम्मू एंड कश्मीर घूमते घूमते हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड भी घूमा, ये 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है। लेकिन 10 लाख कहाँ पे लगता है, 10 लाख लगता है एम स्क्वायर एन टी पे। अब एम स्क्वायर एन टी क्या है, मनी लेने गए मिजोरम, मनी लेने के लिए कहाँ गए, मिजोरम,
और ये हो गया नागालैंड त्रिपुरा। तो एम स्क्वायर याद रखने का तरीका क्या है, मनी लेने गए, कितनी मनी चाहिए थी, 10 लाख की मनी लेने गए मिजोरम में, तो 10 लाख की मनी लेने कहाँ गए, मिजोरम में गए। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 10 लाख के लिए मेमोरी टेक्निक। आगे और क्या लिखा है, ये हो गई मेरी थ्रेशोल्ड लिमिट की बात है। अब स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर 40 लाख। बोलते हैं 40 लाख अगर आप एक्सक्लूसिवली सप्लाई करते हो गुड्स, अगर आपका एक्सक्लूसिवली गुड्स का सप्लाई है तो गुड्स के सप्लाई में हम बोलते हैं कि 40 लाख का टर्नओवर रहेगा। बट अब ये 40 लाख का टर्नओवर कहाँ कहाँ पे रहेगा, मुझे वो भी सोचना पड़ेगा। और साथ में ये भी है कि कहाँ कहाँ पे ये 40 लाख का टर्नओवर नहीं होगा, स्पेसिफिकली आपका 20 लाख का टर्नओवर ही आएगा। तो इन जनरल 40 लाख का टर्नओवर दिया है अगर एक्सक्लूसिवली गुड्स का सप्लाई करते हो, लेकिन ये अगर कंडीशन हुई तो हम 40 लाख का टर्नओवर नहीं बोलेंगे, आपको सीधे सीधे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा या फिर 20 लाख की लिमिट लगेगी। इसमें सबसे पहले आता है अगर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, अगर क्या है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, तो इन केस ऑफ कंपलसरी रजिस्ट्रेशन वहां तो थ्रेशोल्ड की लिमिट ही नहीं होती, तो आप 40 लाख भी भूल जाओ, 20 लाख भी भूल जाओ, 10 लाख भी भूल जाओ, आपको सीधे सीधे रजिस्ट्रेशन ही लेना पड़ेगा, बिकॉज देयर इज नो लिमिट कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में। सेकेंड, अगर कोई भी पर्सन नोटिफाइड गुड्स में एंगेज है, अब नोटिफाइड मतलब आइसक्रीम, पान मसाला या फिर वो सारे गुड्स, टोबैको या फिर टोबैको सब्सटीट्यूट्स या फिर फ्लाई एश ब्रिक्स या ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मील्स, बिल्डिंग ब्रिक्स, दिस इनके क्या करना है तुमको नाम समझना है। अगर पर्सन इनमें से किसी भी चीज का क्या करता है, इन सब में से किसी भी चीज का सप्लाई करता है, चाहे वो आइसक्रीम हो, पान मसाला हो, ब्रिक्स 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 हो, ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी ब्रिक्स है, यहाँ पे भी ब्रिक्स है, यहाँ पे भी ब्रिक्स है, बस एक बार नाम याद रख लो, फ्लाई एश ब्लॉक्स है या फिर क्या है रूफिंग टाइल्स है, ये सब चीजें बनाना, घर बनाने की चीजें चल रही है, तो यहाँ पे आपको कोई लिमिट 40 लाख की नहीं मिलेगी, यहाँ लिमिट 20 लाख है। या फिर ऐसा पर्सन जो इंट्रा स्टेट सप्लाई करता है, ऐसा पर्सन जो क्या करता है इंट्रा स्टेट सप्लाई करता है, कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, सिक्किम, तेलंगाना, पुदुचेरी एंड स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, वही एम स्क्वायर एनटी। अगर आप एम स्क्वायर एनटी में क्या करते हो, सप्लाई करते हो, तो 10 लाख की लिमिट रहेगी, आपकी लिमिट 40 लाख नहीं होने वाली। या फिर आप इन स्टेट्स में क्या करते हो, सप्लाई करते हो इंट्रा स्टेट सप्लाई, तब भी आपकी लिमिट 40 लाख नहीं होगी, आपकी लिमिट कितनी रहेगी, 20 लाख ही रहेगी। अब वो कौन कौन सी स्टेट्स हैं, तो यहाँ मैं इन स्टेट्स को लिखने की जगह लिख दूं होजा। अब ये होजा क्या है, यहाँ पे छूटा है आपका हिमाचल प्रदेश, आपकी अदर स्टेट्स जम्मू कश्मीर, और आपका छोटा सा छूट गया क्या, आसाम। तो अगर होजा है तो होजा के केस में क्या है, आपका लिमिट 40 लाख। अगर आसाम है, छोटा है ना ये वर्ड, देखो कितना छोटा सा वर्ड है, तो आसाम छोटा है, आसाम, जम्मू कश्मीर, अदर स्टेट्स एंड हिमाचल प्रदेश के लिए द लिमिट इज व्हाट, 40 लाख। अब मैं एक चीज बताती हूँ मैम, 20 लाख कहाँ पे आएगा, ठीक है मैम, ये अपना 10 लाख कहाँ पे आएगा, और मैम 40 लाख कहाँ पे आएगा, कैसे लिखें। तो सबसे पहले 40 लाख लिखते हैं होजा, मतलब आसाम, जम्मू कश्मीर, अदर स्टेट, हिमाचल प्रदेश। 10 लाख क्या होगा, एम स्क्वायर एन टी, 10 लाख कहाँ पे होगा, एम स्क्वायर एन टी पे आएगा। एंड 20 लाख कहाँ पे आएगा, पैम अंटी ट्रैवल यूएस। ये क्या लिख दिया मैम, पैम अंटी ट्रैवल यूएस। देखो पी फॉर अपना क्या है, पुदुचेरी, ए फॉर, ये नाम बड़ा दिख रहा है ना, ए फॉर अरुणाचल प्रदेश, छोटे नाम को तो आसाम को कवर कर लिया होजा में, बड़ा नाम अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, पुदुचेरी हो गया। एम से क्या आया मैम, एम से मेघालय, क्योंकि मनी लेने मिजोरम गए थे, मनी लेने हम कहाँ गए थे, मिजोरम गए थे, वो तो 10 लाख में कवर हो गया, बचा क्या था मेरा, मेघालय। पैम अंटी ट्रैवल, टी फॉर ट्रैवल करके कहाँ गई, तेलंगाना, त्रिपुरा तो यही कवर हो गया, यहाँ पे क्या है तेलंगाना। कहाँ ट्रैवल करी मैम, यूएस में, यू और एस, सिक्किम। तो पैम अंटी ट्रैवल यूएस, कितने रुपए लेके पैम अंटी ने यूएस ट्रैवल किया, 20 लाख में। 10 लाख लेने कहाँ गए थे, 10 लाख मनी लेने गए थे मिजोरम में, 10 लाख मनी लेने कहाँ पे गए थे, हम मिजोरम में गए थे, और नागालैंड त्रिपुरा तुमको याद रहेगा। 40 लाख का क्या है, होजा, होजा मतलब हिमाचल प्रदेश, अदर स्टेट, जम्मू कश्मीर, ए फॉर आसाम,
छोटा है, आसाम तो होजा भी छोटा है। पैमंटी में ए बड़ा है तो वो है अरुणाचल प्रदेश। ये टी तेलंगाना के लिए है, बस ये चीज याद रखना। तो फ्रॉम दिस यू वुड बी एबल टू लर्न कहाँ पे 20 लाख, कहाँ पे 10 लाख, कहाँ पे 40 लाख का लिमिट आने वाला है। अब यहाँ पे देखो एक और चीज बोलते हैं, अगर आपने ऑप्ट किया है कि खुद इच्छा से अपनी स्वेच्छा से रजिस्ट्रेशन लेना है तो भी फिर तुम्हारा 40 लाख तो आ ही नहीं सकता। तो अब मैं पूरा क्रक्स अगर करूं तो वो क्रक्स ये है, सेक्शन नंबर 22 बोलता है अगर आपका थ्रेशोल्ड लिमिट 10, 20 या 40 क्रॉस होता है तो यू आर रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड। लेकिन 10 लाख कहाँ होगा मैम? मनी लेने गए कहाँ पे? मिजोरम में, नागालैंड, त्रिपुरा। तो एम स्क्वायर एन टी मनी, एम मनी, फिर मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। ठीक है, इसके बाद मैम 20 लाख में क्या आएगा? 20 लाख था पैमंटी ट्रैवल यूएस, पी फॉर पुदुचेरी, ए फॉर अरुणाचल प्रदेश, एम फॉर व्हाट? मेघालय। ठीक है, एम फॉर मेरा क्या हो गया? मेघालय। पैमंटी कहाँ गई? ट्रैवल करने। टी फॉर तेलंगाना, कहाँ पे ट्रैवल करने? यू से उत्तराखंड। एस फॉर कहाँ चली गई मैडम? वो सिक्किम चली गई। वो हो गया तुम्हारा 20 लाख लेके गई थी पैमंटी ट्रैवल करने यूएस। फिर मैम वो 40 लाख में क्या आएगा? हो जाएगा, हो जा मतलब हिमाचल प्रदेश, अदर स्टेट, ओ फॉर अदर स्टेट, जे फॉर जम्मू कश्मीर, ए फॉर असम। अगर आपका थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस होता है तो जहां जहां से आप टैक्सेबल सप्लाई करते हो यू आर रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड। इतनी ही बात यहाँ पे हमने की है। अब 40 लाख हर जगह नहीं लगेगा, कुछ ही जगह पे 40 लाख लग सकता है, वो हमने दे दिया होजा में लग सकता है। लेकिन कहाँ पे 40 लाख नहीं लगेगा? अगर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, आप वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन ले रहे हो, या नोटिफाइड गुड्स जो है पान मसाला, आइसक्रीम, ब्रिक्स वगैरह की जो बातें कर रहे हैं अगर वो है, तब भी आपको रजिस्ट्रेशन क्या है 40 लाख के हिसाब से नहीं 20 लाख सोचना पड़ेगा, या फिर एज द केस में भी 10 लाख सोचना पड़ेगा। डन। एंड लास्ट इज वही अपन ने जो इंट्रा स्टेट सप्लाई देखा कि अगर आप इंट्रा स्टेट सप्लाई करते हो कहाँ पे, अगर आप इंट्रा स्टेट सप्लाई करते हो वही पैमंटी ट्रैवल यूएस में तो 20 लाख है, और होजा में करते हो तो 40 लाख रुपीज है। डन। अब ये एक इलस्ट्रेशन उन्होंने दिया है समराइज फॉर्म में, हमको सोचना है कहाँ पे 10 लाख लगेगा लिमिट, कहाँ पे 20 लाख लगेगा, क्या लगेगा। देखो सबसे पहले थ्रेशोल्ड लिमिट, अगर हम एक्सक्लूसिवली सप्लाई करते हैं गुड्स तो एक्सक्लूसिव गुड्स में मुझे सिर्फ होजा देखना है। तो क्या ये पुदुचेरी होजा में आता है? नहीं मैम, नहीं आता। इसका मतलब चाहे आप एक्सक्लूसिव सप्लाई गुड्स का करो या साथ में सर्विस का करो, इन एनी केस इट इज गोइंग टू बी 20 लाख। मैम तेलंगाना क्या होजा में आता है? तेलंगाना जो मैं एक्सक्लूसिव सप्लाई में या 40 लाख लिखूं, नहीं आता। इसका मतलब 20 लाख, तो 20 लाख ही रहेगा मेरी दोनों जगह। मैम फिर से एक्सक्लूसिव सप्लाई इन अदर स्टेट्स, यस अदर स्टेट्स मैंने कहा था ना, होजा अदर स्टेट्स आएंगी तो अदर स्टेट में 40 लाख। बट मैम अगर इसके साथ हम गुड्स के साथ सर्विस देने लग जाए तो अदर स्टेट्स में लगता है कितना? 20 लाख का टर्नओवर। लेकिन अगर तुम्हें इन स्टेट में एन स्क्वायर एन टी दिख जाए तो वहां पे तुम्हारा टर्नओवर हो जाएगा कितना? 10 लाख हो जाएगा। ऐसे कैलकुलेशन होता है। अब एक और चीज मैम, हमने बिजनेस स्टार्ट किया, एक स्टेट 1 है, ये स्टेट 2 है, ये स्टेट 3 है, ये स्टेट 4 है, ऐसे 4 स्टेट में मैं बिजनेस करती हूँ, जिसमें से एक महाराष्ट्र है, एक एमपी है, एक मणिपुर है और ये राजस्थान ले लेते हैं। तो आप बताइए मैम अब आप अपना एग्रीगेट टर्नओवर क्या देखोगे? अगर महाराष्ट्र की बात करें तो वो किसमें? आप एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स की बात नहीं कर रहे, ठीक है। यूं फिर है तो आप 20 लाख पे हो, एमपी में भी 20 लाख है, मणिपुर एम स्क्वायर एनटी में आता है मैम 10 लाख है, और यहाँ पे क्या है 20 लाख। तो ऐसा बोलते हैं अगर एक भी ऐसी स्टेट आती है जहां पे लोअर थ्रेशोल्ड लिमिट है तो आपको ओवरऑल एग्रीगेट टर्नओवर के लिए 10 लाख ही देखना पड़ेगा, अब आप 20 लाख नहीं देखोगे। क्या ये बात समझ में आई? तो दिस यू हैव टू सॉल्व। ये सीए फाइनल पे भी है, सीए इंटर में भी ये सेम चार्ट दे के रखा है। और जो हम कर रहे थे ना, देखो 10 लाख के लिए हो गया मेरा एम स्क्वायर एन टी, यहाँ पे 20 लाख के लिए हो गया मेरा पैम अंटी ट्रैवल यूएस, कितने रुपए लेके गई थी? 20 लाख। और 40 लाख के लिए हो गया मेरा क्या? हो जा। डन। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? शॉर्ट। इसको तुमको ध्यान रखना है पूरे रजिस्ट्रेशन में, सिर्फ इस चीज को। डन। सो दिस कंप्लीट माय सेक्शन नंबर 22। ये मेरा क्या है? सेक्शन नंबर 22 यहाँ पे खत्म हुआ। अब मैम सेक्शन नंबर 22 बोलता है कि आपको रजिस्ट्रेशन तब लेना है व्हेन यू आर लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड। बट व्हाट अबाउट सेक्शन कुछ ऐसे सेक्शंस भी जहां आप बोलते हैं कि आपको तो रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं,
और कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जहाँ बोलते हैं भाई तुमको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा विदाउट एनी थ्रेशोल्ड लिमिट। तो पहले इन्होंने दिया है कि कहाँ कहाँ पे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होता है। अब मेरी बात ध्यान से, पॉइंट नंबर 1, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन तब चाहिए अगर आप एक सिंगल भी इंटर स्टेट सप्लाई करते हो गुड्स का। फिर से सुनो, अगर एक भी ऐसा इंटर स्टेट सप्लाई करते हो जो 1 रुपए का भी इंटर स्टेट सप्लाई अगर आपने गुड्स का किया, तो आप जिस स्टेट में क्या कर रहे हो सप्लाई कर रहे हो डेस्टिनेशन बेस्ड हो गया है जीएसटी, तो यहाँ बोलते हैं उस स्टेट में आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। बट मेरे लिए प्रॉब्लम हो गई, मैं सर्विस प्रोवाइडर, अब मैं महाराष्ट्र के स्टूडेंट को भी पढ़ा रही हूँ, मैं राजस्थान के स्टूडेंट को भी पढ़ा रही हूँ, मैं कहीं और ले लो, तुम एमपी ले लो, कहीं पे भी ले लो, केरल ले लो, मैं उन स्टूडेंट्स को भी पढ़ा रही हूँ, साउथ के स्टूडेंट को भी। ऐसे तो तुम मुझे हर जगह रजिस्ट्रेशन दिलवा दोगे। तो जेन्युइन प्रॉब्लम सर्विस वालों के साथ आती है। तो बोलते देखो गुड्स के केस में तो इवन अ सिंगल रुपए का इंटरस्टेट सप्लाई यू आर रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड कंपल्सरी। बट इन केस ऑफ गुड्स आपको इवन आप इंट्रास्टेट सप्लाई करो या इंटरस्टेट सप्लाई करो, आप इंटरस्टेट सप्लाई करो या इंट्रास्टेट सप्लाई करो, दोनों ही केस में सर्विस वालों को 20 लाख, और अगर ये मणिपुर, मिजोरम या फिर नागालैंड, त्रिपुरा है तो 10 लाख का टर्नओवर थ्रेशोल्ड मिलता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, अगर सामने वाला इंटरस्टेट सप्लाई करता है तो 20 लाख या 10 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है, ऐसा बोला है। लेकिन अगर ये इंटरस्टेट सप्लाई किसका होगा, यही इंटरस्टेट सप्लाई आपका होगा किसका, सर्विस का, तो ये 10 लाख एंड 20 लाख का टर्नओवर लिमिट इंटरस्टेट सप्लाई में भी मिल जाएगा। ठीक है। और मैम अगर हम गुड्स सप्लाई कर रहे हैं तो गुड्स के केस में तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर ये नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स है, हैंडमेड गुड्स है, हैंडीक्राफ्ट गुड्स है जिन्हें हमने नोटिफाई करके रखा है, उस केस में भी आपको 20 या 10 लाख की लिमिट मिल सकती है। ठीक है मैम। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई, मैम अगर कोई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है जो सप्लाई कर रहा हो, तो अगर ये गुड्स का सप्लाई कर रहा है तो इसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। लेकिन मैम अगर ये सर्विसेज का सप्लाई करता है तो 20 लाख और 10 लाख की लिमिट है। लेकिन मैम अगर यही कैजुअल टैक्सेबल पर्सन वही हैंडीक्राफ्ट नोटिफाइड गुड्स का सप्लाई करे तो भी 20 लाख 10 लाख की लिमिट है। लेकिन मैम ये कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होते कौन है, ये कौन है? मेरा बिजनेस कहाँ है, महाराष्ट्र में फिर से। अब मैंने सोचा यार एक बार जाके कम से कम मुझे साउथ में भी क्या करना चाहिए, एक बार एक एग्जीबिशन तो लगा ही लेनी चाहिए 2 महीने के लिए। मतलब अगर मैं किसी जगह पे 6 मंथ्स 180 डेज से कम का बिजनेस करने के लिए जा रही हूँ, अगर किसी जगह पे मैं 180 डेज से कम का बिजनेस या इक्वल टू 180 डेज का बिजनेस करने जा रही हूँ, इन दैट केस मैं हो गई उस जगह के लिए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। मेरा रेगुलर बिजनेस नहीं है वहां पे। लेकिन जैसे ही मैं 180 डेज से ज्यादा के लिए अगर क्या करूंगी, वहां पे काम करूंगी, मेरा बिजनेस करूंगी, तो मैं फिर नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन हूँ वहां के लिए। तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का रजिस्ट्रेशन अलग होता है, नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन का रजिस्ट्रेशन अलग होता है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को एडवांस रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा, कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं। आप किसी और जगह जाके कुछ टाइम के लिए बिजनेस कर रहे हो और एक एस्टिमेटेड बेसिस पे आपको एडवांस में टैक्स भी पे करना पड़ेगा। कि आपको लगता है कि यहाँ पे अगर आप एग्जीबिशन लगा रहे हो तो आपको लग रहा है यार कम से कम मुझे लगता है इतनी बिक्री हो जाएगी और मुझे 15-20 हजार का टैक्स तो भरना ही पड़ेगा, तो यू हैव टू पे एस्टिमेटेड टैक्स इन एडवांस। हाँ, अगर वो ऐसा नहीं हुआ तो आपको रिफंड कर देंगे, और एक्स्ट्रा लग रहा है कि आपकी सोच के मुताबिक और ज्यादा सेल हो गई तो आप एडिशनल टैक्स पे करो उसको। तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एडवांस रजिस्ट्रेशन लेता है, थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है वहां पे। लेकिन यही कैजुअल टैक्सेबल पर्सन अगर हैंडीक्राफ्ट गुड्स का सप्लाई करता है तो फिर उसको 20 लाख 10 लाख की लिमिट दी, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट वी वांट टू प्रमोट, तो दे दी वो लिमिट। इसके अलावा अभी हम और भी करेंगे डिटेल, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की आगे आएगी इसी चैप्टर में। बट यहाँ के लिए इतना समझो, अगर आप किसी जगह पर रेगुलर बिजनेस नहीं करना चाहते, 6 महीने या उससे कम टाइम के लिए बिजनेस करना चाहते हो, तब आपका रजिस्ट्रेशन कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की तरह होता है और वहां आपको एडवांस में टैक्स पे करना पड़ता है। ठीक है, और भी डिटेल है जो अभी आ जाएगी, हम कर लेंगे। इसके अलावा मैम अगर एक भी ऐसा आपने क्या किया, सप्लाई लिया, मैं बोल रही हूँ लिया, खरीदा,
एक भी ऐसा क्या किया आपने, इनवर्ट सप्लाई लिया जिसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होता है। तो एक भी ऐसा आपने क्या लिया, इनवर्ट सप्लाई लिया जिसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होता है, इन दैट केस आपको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी। अगर हम मैम नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, एक तो नॉन रेसिडेंट बट हमें टैक्स पे करना है, तो भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। इसके अलावा अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर हो, आप लोगों को हेल्प करते हो अपने प्लेटफॉर्म पे चीजें सेल करने के लिए, या फिर आप क्या करते हो, अपने प्लेटफॉर्म से गुड सप्लाई करते हो, या फिर आप टीडीएस या टीसीएस कलेक्शन के लिए क्या हुए हो, रजिस्टर्ड हुए, तो आपको बोला आपको टैक्स डिडक्ट करना है या टैक्स कलेक्ट करना है। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर अगर आपको टैक्स कलेक्ट करना है, या फिर ई कॉमर्स ऑपरेटर आपको क्या करना है, 9(5) के अंतर्गत खुद ही टैक्स पे करना है। इसके लिए मैम हम कैसे समझेंगे ई कॉमर्स ऑपरेटर क्या, सीए इंटर के लिए ऑलरेडी ये वीडियो अपलोडेड है, चार्ज अंडर जीएसटी में है ई कॉमर्स ऑपरेटर, उसमें इसकी पूरी डिटेल है जो हम कर सकते हैं। सीए फाइनल वालों के लिए उन्होंने रेगुलर क्लास में मुझसे समझा था कि कहाँ पे टीसीएस आता है, कहाँ पे ई कॉमर्स ऑपरेटर को खुद टैक्स पे करना पड़ता है। तो इतना समझो, अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर हो तो किसी भी केस में आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ता है। मैम कोई पर्सन जिसको टीडीएस डिडक्शन की बात कही गई है, उसे भी मैंडेटरी क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। मैम कोई भी ऐसा पर्सन हु मेक्स टैक्सेबल सप्लाई ऑन बिहाफ ऑफ अदर पर्सन, आप एक एजेंट की तरह किसी और के लिए क्या कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हो। आप एक एजेंट की तरह किसी और के लिए क्या कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हो, तो आप एज एन एजेंट हो, वही एजेंट जो शेड्यूल 1 में हमने सीखा है, तो आपको भी रजिस्ट्रेशन तो लेना पड़ेगा, ठीक है। या फिर आप क्या हो, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हो, इसको हम अभी आईटीसी में समझेंगे कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या हो। तो अगर आप एक इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हो तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स, आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो देखो कौन कौन है जिनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स करते हैं, बट ये गुड्स हैंडीक्राफ्ट गुड्स नहीं होनी चाहिए, नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स नहीं है, तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर ये नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स है तो 20-10 लाख की लिमिट मिल जाएगी। सेकेंड, अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हो सर्विस का, तो कोई लिमिट है, तो आपको 20 एंड 10 लाख की लिमिट मिल जाएगी, तो कोई टेंशन नहीं है। अगर मैम हम कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है तो भी आपको कोई लिमिट नहीं मिलती, लेकिन अगर आप नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स वाले हो तो आपको लिमिट मिल जाएगी, वही, ठीक है। मैम अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर है, चाहे आपको खुद को टैक्स पे करना हो, चाहे आपको टीसीएस कलेक्ट करना हो, या रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म फॉलो करना हो, ई कॉमर्स ऑपरेटर, तीनों ही केस में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। मैम हम तो वो पर्सन है जिनको टीडीएस डिडक्ट करने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाए, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। मैम हम इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हैं, अब ये इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर में चाह के भी यहाँ नहीं समझा पाऊंगी क्योंकि ये आईटीसी का पार्ट है, बट उनको भी क्या करना होता है, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना होता है। इन सब लोगों को जब कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है, तो ये है मेरा सेक्शन नंबर 24, जहां बोलते हैं भाई तेरे को रजिस्ट्रेशन लेना है और लेना ही पड़ेगा। और कौन लोग हैं, इसके अलावा आगे चल के गवर्नमेंट बता सकती है, और आपने मेरे साथ किया ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस रिट्रीवल, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विस, तो जो भी पर्सन ये सर्विस प्रोवाइड करता है उसे भी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। अब ये अभी आगे एनआरटीपी क्या होता है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या होता है, अभी इसी में हम आगे पढ़ेंगे, यही चैप्टर में आपको इसका डिटेल मिलेगा कि एनआरटीपी क्या है और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या है। तो उसके लिए अभी सिर्फ इसी चैप्टर में इसको हम पॉज पे रखते हैं। तो अभी मैंने 2 सेक्शन किए, वो सेक्शन 22 ये बताता है कि कब आप लाइबल टू गेट रजिस्टर होते हो, और सेक्शन 24 बताता है कि भाई कोई लाइबल वाइबल नहीं, सीधे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अब हम आते हैं कब आपको रजिस्ट्रेशन लेने की ही जरूरत नहीं है, व्हेन यू आर नॉट एट ऑल लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड। तो मैं इसके लिए ना डायरेक्ट इसका एक छोटा सा चार्ट है, उस चार्ट के ऊपर आना पसंद करूंगी। तो व्हेन यू आर नॉट एट ऑल लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड, कब ऐसा होगा कि भाई आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत ही नहीं है, नॉट लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड। अगर आप क्या करते हो, सप्लाई करते हो कोई ऐसी चीज जो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है, अरे तो अगर आप वैसे ही एग्जाम्प्ट नेचर का सप्लाई कर रहे हो, एक्सक्लूसिवली नहीं, होली पूरा 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 एग्जाम्प्ट सप्लाई कर रहे हो, चाहे सप्लाई गुड्स का हो, सर्विस का हो, या दोनों का, तो एग्जाम्प्ट नेचर का सप्लाई कर रहे हो, तो क्या ही करेगा गवर्नमेंट आपको रजिस्ट्रेशन करवा के,
उसे चाहिए था रजिस्ट्रेशन टैक्स पर्पस के लिए। आप सप्लाई करते हो एग्जेम्प्ट नेचर का, तो एग्जेम्प्ट नेचर में ना आप किसी से टैक्स कलेक्ट करोगे, ना आप किसी को टैक्स चार्ज करोगे, तो गवर्नमेंट को क्या ही दोगे। तो अगर आप एग्जेम्प्ट नेचर का सप्लाई करते हो तो भी रहने दे, डोंट गेट रजिस्टर्ड, ठीक है मैम। या फिर ऐसा कोई सप्लाई करते हैं जिसपे टैक्स ही नहीं लगता, एग्जेम्प्ट नहीं है बट टैक्स नहीं लगता, शेड्यूल 3, ठीक है। तो ऐसा कुछ सप्लाई करते हो जिसपे टैक्स नहीं लगता, या फिर जो एग्जेम्प्ट है छोड़ दो, या फिर आगे चल के जीएसटी काउंसिल बता दे ऐसा कोई सप्लाई है तो क्या करना। ऐसा कोई कैटेगरी ऑफ पर्सन जो नोटिफाई करके रखा है गवर्नमेंट ने, अभी हमको पता ही नहीं वो नोटिफाइड क्या है, फालतू चीज है। गवर्नमेंट नोटिफाई कर दे कि अगर इस पर्सन ने सप्लाई किया तो जीएसटी नहीं लगेगा, या फिर इसको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना तो नहीं लेना, ठीक है। या फिर आप एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर कर रहे हो, मेगा एग्जामिशन में बोला था ना एग्रीकल्चर रिलेटेड कुछ भी होगा, तो अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड आप क्या करते हो, काम करते हो, आप एग्रीकल्चरिस्ट हो, तो तुमको भी रजिस्ट्रेशन दिलवा के करेंगे क्या, क्योंकि हमने दर्जन भर तो एग्रीकल्चर में क्या करके रखा है, मेगा एग्जामिशन ही दे दिया। तो एक एग्रीकल्चरिस्ट, एग्जाम सप्लाई करने वाला, वर्ड ये लिखना जरूरी है, होनली एग्जाम सप्लाई। या फिर ऐसा कोई सप्लाई दैट इज नॉट लाइबल टू टैक्स, इन ऑल दिस केसेस नो रिक्वायरमेंट टू गेट रजिस्टर्ड। अब इतना लंबा चौड़ा जो ये यहाँ पे लिखा है, ये सब इसी चीज का क्या है, एक्सप्लेनेशन है। तो मैं एक बार अब इन चीजों के एक्सप्लेनेशन को गो थ्रू करवा दूं। पर्सन नॉट लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड, अगर आप एक्सक्लूसिवली क्या करते हो, एग्जेम्प्ट नेचर का सप्लाई करते हो। अब मैम एग्जेम्प्ट नेचर का सप्लाई मतलब मैं जितना भी सप्लाई करती हूँ ना, सारा की सारा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आता है। मतलब रिसिपिएंट को टैक्स पे करना है, सप्लाई को तो टैक्स ही नहीं पे करना। तो व्हेन ऑल योर सप्लाई इज फॉलिंग अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, तो बस बात खत्म हो गई। वहां पे सारा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का सप्लाई जो आपने किया है वो एग्जेम्प्ट कहलाता है। तो आपको रजिस्ट्रेशन क्या लेना करना, तो सारे कंप्लेंट्स रिसिपिएंट ने। तो जस्ट एन एग्जाम्पल जहाँ पे आप क्या कर रहे हो, एक्सक्लूसिवली क्या कर रहे हो, ऐसा सप्लाई कर रहे हो जो एग्जेम्प्ट नेचर का है। तो ये उनके और एग्जाम्पल दिए, जैसे आप पेट्रोल, पेट्रोल पे तो मैम जीएसटी नहीं लगता, तो क्या करोगे, रजिस्ट्रेशन लेके जीएसटी लाओगे। मैम अगर आप एग्रीकल्चरिस्ट हो, मतलब एग्रीकल्चर रिलेटेड आप कुछ भी काम करते हो, आप करो, आपकी फैमिली करे, आप एज ए सर्वेंट करो, आप सर्वेंट से ये काम करवाओ, मतलब देखो सीधी बात बोल रहा है, एग्रीकल्चरिस्ट मतलब क्या, an agriculturist to the extent of supply of produce out of cultivation of land is also not liable to registration। कोई भी अपनी लैंड पे जो भी क्रॉप्स वगैरह उगाता है और इसका सप्लाई करता है वो होता है एग्रीकल्चरिस्ट, और इस एग्रीकल्चरिस्ट को रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं। एग्रीकल्चरिस्ट एक इंडिविजुअल हो सकता है, एक एचयूएफ हो सकता है। इंडिविजुअल हो सकता है, एचयूएफ हो सकता है जो लैंड कल्टीवेशन करता हो, या तो खुद कल्टीवेशन करे अपने लेबर्स से, या फिर खुद फैमिली मेंबर्स लगे हुए हैं काम करने, या फिर किसी सर्वेंट को वेजेस वगैरह देके काम करवा रहे हैं, हमको उससे मतलब नहीं, काम कैसे हो रहा है उससे मतलब नहीं, बट यू आर नॉट लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड अगर आप एग्रीकल्चरिस्ट हो, चाहे आप या आपके अचीव। ये रहे उसके कुछ एग्जाम्पल्स, जस्ट गो थ्रू देम। अब जैसे आपने बोला कोई स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्सन जिसको स्पेसिफिकली बोला है रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं, अभी मैंने क्या कहा था, अगर कोई पर्सन एक्सक्लूसिवली रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का सप्लाई करता है तो भाई तू सारा की सारा सप्लाई तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का कर रहा है, क्या करेगा रजिस्ट्रेशन लेके, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सारा काम तो रिसिपिएंट ने करना है। या फिर आप इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस करते हो ना, मतलब इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस बोला था ना 20 लाख का टर्नओवर लिमिट मिलेगा, तो तेरे को भी 20 लाख तक रजिस्ट्रेशन नहीं लेना, या फिर अगर एम स्क्वायर एनटी है तो 10 लाख तक आपको रजिस्ट्रेशन लेने की कोई जरूरत नहीं। मैम या फिर हम क्या करते हैं, वही नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट सप्लाई, अभी मैंने क्या बोला था, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लगेगा, कहाँ पे बोला था, सेक्शन नंबर 24 में, और वहां बोला था लेकिन आप नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स का सप्लाई करते हो तो 20 लाख 10 लाख की लिमिट इंट्रा स्टेट में भी है, और वही 20 लाख और 10 लाख की लिमिट इंटरस्टेट सप्लाई में भी मिलेगी। डन, सेम लिमिट इज एप्लीकेबल। देन इसके बाद अगर मैम हम कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है और इंटरस्टेट सप्लाई इसी नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स का करें, अभी आगे भी तो कंपलसरी में यही पड़ा था, अगर हैंडीक्राफ्ट गुड्स नोटिफाइड है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, तो भी उसको 10 लाख 20 लाख की लिमिट मिलेगी, चाहे वो इंटरस्टेट सप्लाई करे या इंटरस्टेट सप्लाई। देन इसके बाद
मैम लाइबिलिटी टू रजिस्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय कमीशन एजेंट, ये बोल रहे देखो हमने तो क्रॉप्स उगा लिए, हमारे क्रॉप सेल करवाने के लिए आता है हमारा कौन, एजेंट। कौन सा एजेंट, ये कमीशन एजेंट। ये क्या करते हैं, कमीशन लेते हैं आपसे और आपका वीट हुआ जो भी क्रॉप्स हुए वो सेल करवा देते हैं। अब मेगा एग्जाम्शन में आपने ये चीज पढ़ी है, इवन ये कमीशन एजेंट जो आपको आपके एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस सेल करवाने की सर्विस दे रहा है वो भी मेगा एग्जेम्प्टेड है। तो मेगा एग्जाम्शन में पढ़ा है कि ये जो एजेंट है, एजेंट आपके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को अगर सेल करवाता है तो ये सेल करवाने वाली सर्विस भी मेगा एग्जाम्शन में ही आती है। तो ये जो मेगा एग्जाम्शन है तो रजिस्ट्रेशन लेने की क्या जरूरत है, तो यहाँ पे इनको भी फिर क्या है, रजिस्ट्रेशन लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी अगर इनकी सर्विस भी क्या है, एग्जेम्प्टेड। तो अगर इनकी सर्विस एग्जेम्प्ट है तो एग्जेम्प्ट वालों को तो वैसे ही क्या नहीं लेना है, रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अब कहाँ लिखा है, Thus, a commission agent who is making supply on behalf of non-taxable person is not liable for compulsory registration. उसको compulsory registration लेने की जरूरत नहीं है। Such commission agent are not liable to get registered in accordance with 23. उनको 23 के अकॉर्डिंग भी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि एनीवेज क्या हो रहा है, रजिस्ट्रेशन तब लेना पड़ता है जब टैक्सेबिलिटी आती है, जब टैक्सेबिलिटी नहीं आती तो रजिस्ट्रेशन किस बात का। डन। नाउ दिस आर सर्टेन क्वेश्चंस दैट यू हैव टू सॉल्व। अब हम जो रिकॉर्ड करेंगे दैट वुड बी पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में पता है क्या हो सकता है, मेरा पूरा की पूरा रजिस्ट्रेशन चैप्टर फिनिश हो जाए, हो सकता है कि पार्ट 3 भी बन जाए, क्योंकि मैं रश नहीं करने वाली, बट माइट बी पॉसिबल कि पार्ट 2 में, क्योंकि है क्या 25, 26, 27 तो वहीं खत्म हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद बचेगा क्या मेरा छोटा सा रेवोकेशन वाला पॉइंट, कैंसिलेशन अमेंडमेंट वाला पॉइंट। तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि हम क्या करेंगे, पार्ट 2 में ही रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर लेंगे। सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको सिर्फ अभी करना है पार्ट 1 अच्छे से। इसके साथ में आपका पेमेंट ऑफ टैक्स वाला टॉपिक भी क्या हो जाएगा आपके लिए, अपलोड हो जाएगा, उसमें टीडीएस भी होगा आपके लिए। तो यू वुड बी इन अ गुड पोजीशन टू कवर अप योर एंटायर सीए इंटर का कोर्स इन डिटेल एज मच पॉसिबल फॉर मी। स्कोर अच्छा करो, क्यूमुलेटिव रिवीजन करो, क्योंकि एक ही चीज है जो चीजों को लॉन्ग टर्म मेमोरी में पहुंचाती है और वो है आपका खुद का क्यूमुलेटिव रिवीजन। किसी रिवीजन वीडियो को यूज करके अगर आप सोच रहे हो कि सब चीजें मुझे याद हो जाएगी, नहीं होगी। खुद बैठो एक बच्चे की तरह और बैठ के चीजों को लर्न करो, रिटेन करो, रिवाइज करो, एंड देन यू विल फाइंड चीजें लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती हैं। ओके, चलो फिर मिलते हैं पार्ट 2 में विद द रजिस्ट्रेशन चैप्टर, होपफुली गुड। और अगर वीडियो अच्छा है तो लाइक कर देना, जिससे पता चल जाए कि वीडियो अच्छा है, और कमेंट करने की इच्छा हो तो वो भी कर लो, अच्छा लगता है पढ़ के। चलो बाय बाय।